हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय क्लास। आई एम राहुल विश्वकर्मा और आज जो हम लेकर आए हैं बच्चों, कोई लेक्चर नहीं है। एक्चुअली कोई हम नया सिलेबस नहीं पढ़ने वाले हैं। आज मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ हमारी ऑनलाइन जो क्लासरूम है, इस ऑनलाइन क्लासरूम का एक स्पेसिफिकेशन या एक स्पेसिफिक लेक्चर, दैट इज़ इम्पल्स सीरीज। इम्पल्स सीरीज में बच्चों हम सभी कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हम कर पाएँ या फिर ज़्यादा से ज़्यादा हम नए नए तरीके से नए नए पैटर्न के क्वेश्चंस कर पाएँ, जिससे हमें आगे के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को सोल्व करने में मदद मिलेगी। ठीक है, हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में फ़ाइट कर पाएँ या उन क्वेश्चंस को टच कर पाएँ, उनके लिए मैंने आपके लिए एक स्पेशल कोर्स चलाया है, दैट इज़ इम्पल्स सीरीज। ठीक है, हर चैप्टर के लास्ट में कुछ वीडियोज़, 2 वीडियो 3 वीडियो, जितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बन पाएंगे उसके अकॉर्डिंग हम इम्पल्स सीरीज के नाम से उन लेक्चर्स को डालने वाले हैं। तो सबसे पहला जो लेक्चर है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। आपको अच्छे से मालूम है कि हमारे चैनल पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ख़त्म हो चुका है। मैं 17 लेक्चर उसके अपलोड ऑलरेडी कर चुका हूँ। ठीक है, अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम है तो मैं आई बटन पर उसका लिंक प्रोवाइड करवा देता हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक बार लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ, और ये वीडियो भी आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की प्लेलिस्ट में ही मिलेगा। ठीक है, तो बात ये हुई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। इसी तरीके से अभी हम 11th में जैसे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर चल रहा है, वो भी ख़त्म होने वाला है। तो जो बच्चे नीट वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिनको थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में कोई भी प्रॉब्लम है, वो वहाँ जाके वो वीडियोस देख सकते हैं और उनका कोई कंपटीशन वाला वीडियो भी वो देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब इस इम्पल्स सीरीज का क्या रहेगा बच्चों। देखो, हम जो पढ़ते हैं वो बोर्ड फिर प्लस फाउंडेशन के हिसाब से हमारे वीडियो लेक्चर अपलोड करते हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन कई बार कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन हम हमारे लेक्चर्स के दौरान उनको नहीं कर पाते हैं, या कुछ डिफरेंट पैटर्न्स ऐसे आ जाते हैं जो आपके बोर्ड में नहीं है लेकिन कंपटीशन एग्ज़ाम को वो टच करते हैं। तो उन सभी क्वेश्चंस का एक कंबाइंड पैकेज हम यहाँ पर लेके आए हैं। फर्स्ट लेक्चर किसी भी चैप्टर में इम्पल्स सीरीज का जो भी फर्स्ट लेक्चर होगा उसमें हमारा सिर्फ यही रहेगा कि हम एक बार पूरे चैप्टर को समराइज़ कर लें, उसके बाद हम कुछ सिंपल क्वेश्चंस को यहाँ पर करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, जो सिंपल क्वेश्चंस होंगे जैसे कि ट्रिपल ई के कुछ क्वेश्चंस हो गए, नीट के कुछ क्वेश्चंस हो गए, एम्स के कुछ क्वेश्चंस हो गए, या कभी जेईई एडवांस में कोई क्वेश्चन सिंपल आ गया है, तो उन सभी को, या कोई ऐसा किसी अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स में कोई सिंपल क्वेश्चन आया, डीयू में कोई आया, बीयूएचयू में कोई सिंपल क्वेश्चन आया, तो उन सभी जितने हो सकते हैं उन सभी सिंपल क्वेश्चंस को हम पहले लेक्चर में डील करेंगे। जैसे जैसे लेक्चर्स बढ़ते जाएंगे, सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर, वहाँ पर नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस और लेवल ऑफ क्वेश्चंस दोनों इंक्रीज होते जाएंगे। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इम्पल्स सीरीज। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 चार्ज एंड फील्ड। जब ये आपकी इम्पल्स सीरीज खत्म हो जाएगी तब हम इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 2 अर्थात चैप्टर नंबर 2 दैट इज पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस वो स्टार्ट करेंगे। तो हमारा चैप्टर वैसे तो खत्म हो चुका है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, बट हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर एक्स्ट्रा करने वाले हैं। तो इम्पल्स सीरीज में आपका स्वागत है। इम्पल्स का मीनिंग क्या होता है? एक्चुअली इम्पल्स एक टर्म है ना। आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में ये टर्म पढ़ चुके हो, नहीं पढ़े हो तो फिर भी अब आगे जब हमारे चैनल पर हम नेक्स्ट चैप्टर अपलोड करने वाले हैं 11th में, तो वहाँ पर आप इम्पल्स सीरीज देख सकते हो। तो इम्पल्स का मीनिंग क्या होता है? अ लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड फॉर अ शॉर्ट टाइम इंटरवल। ठीक है, मतलब काफ़ी बड़ा फोर्स एक शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए लगाया जाए तो उसे हम बोलते हैं इम्पल्स। यही काम हम यहाँ करने वाले हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस या एक बड़ा पैकेज हम कुछ वीडियोस में लेकर आने वाले हैं। मतलब पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो आपने 17 वीडियो में पढ़ी है उसको समराइज़ करना, उसके डिफरेंट पैटर्न्स के क्वेश्चंस बनाना और उन क्वेश्चंस को सोल्व करना, और वो भी कितने 3 वीडियो के अंदर। तो आने वाले 3 वीडियो में हम इम्पल्स सीरीज सोल्व करने वाले हैं बच्चों। तो तैयार हो जाइए और एक बार अपने सारे वीडियोज़ को समराइज़ कर लीजिए। नहीं करते तो हम एक बार यहाँ पर उसको समराइज़ करेंगे। ठीक है, तो पहले अपन करते हैं समराइज़ कर लेते हूँ उन सभी 17 वीडियो में जो भी हमने पढ़ा उन सबको एक बार ऊपर तरीके से समराइज़ कर लेते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ पढ़ी है। ठीक है, तो बच्चों आते हैं। ओके बच्चों, तो हमने पूरे चैप्टर को
हमने पूरे चैप्टर को चार्ज एंड फील्ड को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। हमने इसको कैसे कैसे 4 पार्ट्स में पढ़ा। पहला हमने पढ़ा कूलम्ब्स लॉ, ठीक है, जहाँ से हमने चार्ज का इंट्रोडक्शन भी देखा, हमने कूलम्ब्स का नियम भी देखा, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का भी इंट्रोड्यूस किया था, याद है यार, बोल। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हमारा यहाँ से निकला था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बिल्कुल आया ना, बोल। लाइट की स्पीड के साथ में एक बार रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी हमने यहाँ पे देखा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर फिर हमने डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चन देखे। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर एक नया पैटर्न भी सीखा था, दैट इज इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज। इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज, SHM ऑफ चार्ज, याद कर, जिसमें हमने टाइम पीरियड निकालना सिखाया था, तेरे को याद है। SHM ऑफ चार्ज, याद है, चार्ज SHM कर रहा था, है ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या था, सॉरी, उसमें टाइम पीरियड कैलकुलेट करना सिखाया था मैंने, कि अगर पेंडुलम है तो पेंडुलम कैसे टाइम पीरियड को, उस पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होगा, याद है, पैटर्न क्वेश्चन, ठीक है। इसी में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की लिमिटेशंस पढ़ी, चार्ज का इंट्रोडक्शन पढ़ा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा, पता नहीं क्या क्या चीज़ें पढ़ी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आया था इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का इंट्रोडक्शन लिया था, बोल हाँ या ना, कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, कैसा नहीं होता है, कैसे निकलता है, कैसे बाहर अंदर जाता है, सब कुछ पढ़ा था। साथ ही साथ हमने फील्ड इंटेंसिटी भी पढ़ी थी, बोल हाँ या ना, हमने फील्ड इंटेंसिटी भी पढ़ी। और हमने जब फील्ड इंटेंसिटी के बारे में डीप नॉलेज ले लिया, तब मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो क्वेश्चन आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बनते हैं, सेम क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के भी बनते हैं, याद है। जहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए मैंने 4 पैटर्न बताए थे क्वेश्चन सोल्व करने के, सेम 4 पैटर्न इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी के लिए भी बन रहे थे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैपिटल E वेक्टर से मैंने लिखा था, याद कर यार। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला KQ/R², इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला KQ1Q2/R², सुपरपोजिशन लो, सारा कुछ कूलम्ब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों में सब कुछ सिमिलर था, बस जहाँ जहाँ फोर्स बोले थे वहाँ वहाँ इसके लिए क्या बोल दिया, E रख दिया था, सारा कुछ सेम था। इसमें फिर आपने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ा, याद है आपको, आपने इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ा। आपने इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण अलग अलग कंडक्टर्स भी पढ़े थे। आपने इसमें एक लीनियर चार्ज डेंसिटी वाला, लीनियर चार्ज डेंसिटी की किसी डिवाइस पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली, अपने स्पेयर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी, आपने रिंग पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट की, आपने आर्क पर इंटेंसिटी कैलकुलेट की, है ना। तो ये सारी चीज़ हमने की, ठीक है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमने इसमें पढ़ा। नेक्स्ट टॉपिक था हमारा इसमें एक टॉपिक और था जो सबसे फाइनल था आपका फील्ड लाइंस, ठीक है। इन्हीं फील्ड लाइंस को आप लाइंस ऑफ फोर्स भी बोलते हो, इन्हीं फील्ड लाइंस को लाइंस ऑफ फोर्स भी बोला आपने, लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स भी बोला, पता नहीं डिफरेंट नामों से आपने इसे बोला था, याद है। और आपने एक चीज़ और देखी थी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी वो +Q से बाहर निकल रही थी और -Q के लिए अंदर आ रही थी, आपने ये भी चीज़ नोटिस करी। फिर आपने फील्ड लाइंस के डिफरेंट पैटर्न सीखे थे। आपने फिर सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करना सीखा था, एक बार +Q एक बार -Q, एक बार +Q बड़ा है, एक चार्ज छोटा है, 2 अपोजिट नेचर के चार्ज है, 2 सेम नेचर के चार्ज है, एक बड़ा चार्ज एक छोटा चार्ज, इस तरीके से डिफरेंट पैटर्न्स के लिए आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करना सीखा था। उसी पर हमने कुछ कंपटीशन एग्जाम के क्वेश्चन भी सीखे थे। आपने एक चीज़ और देखी थी कि जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की इंटेंसिटी ज़्यादा है, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी ज़्यादा होगी, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा। इसी से रिलेटेड एक एम्स में आया हुआ क्वेश्चन भी किया था हमने। फिर नेक्स्ट टॉपिक था हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल आपको सिंपल सा था, जिसमें आपने डाइपोल मोमेंट निकालना सीखा था, दैट इज़ Q/2L, ठीक है। इसमें आपने क्या निकालना सीखा था, डाइपोल मोमेंट निकालना सीखा था यार। ये फास्ट रिवीजन चल रहा है, अगर आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है तो आपको ये सारी चीज़ अच्छी लग रही होगी, और नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल नई लग रही होगी, ठीक है। डाइपोल मोमेंट निकालना सीखा। फिर आपने डाइपोल मोमेंट इसकी पर एक्सिस और इसके परपेंडिकुलर दोनों पे निकालना सीखा। फिर आपने इसके कारण इस डाइपोल के कारण -Q और +Q कुछ ऐसा लिखा हुआ था, ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 2L ली थी, ये मिडल पॉइंट M था इसका, याद है यार।
ये डाइपोल बनाया मैंने। अब इसी डाइपोल के आपने परपेंडिकुलर भी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, इसके एक्सिस पर भी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, और इसके अलोंग किसी एंगल थीटा पर भी आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखा था, याद है यार बोल? ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने कैलकुलेट करना सीखी थी। एक बार मैं कैमरे में देखता हूँ, बहुत बढ़िया सही आ रहे हो सर, सही जा रहे हो, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये डाइपोल मोमेंट। फिर आपने देखा कि डाइपोल मोमेंट को आपने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, जब आपने डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में लगा तो आपको लगा कि डाइपोल पर क्या लगेगा, एक टॉर्क लगेगा। क्या लगेगा? एक टॉर्क लगेगा। वो टॉर्क आपने कैलकुलेट करना सीखा। फिर इसी डाइपोल को लेके जाके आपने नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, उस पर भी अपने एनसीईआरटी का इक्वेशन किया था, याद हो तो आपको। ठीक है, बात करते हैं गॉस लॉ की। तो गॉस लॉ से पढ़ने से पहले आपने एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स नाम से एक टॉपिक पढ़ा। सो दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए क्लोज सरफेस। ठीक है, किसी भी क्लोज सरफेस से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? ये होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था? निकलने वाली सारी फील्ड लाइंस, किसी पर्टिकुलर एरिया से निकलने वाली फील्ड लाइंस आपकी जो क्या थी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कम कर रही थी, याद है ना? ये था आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पढ़ते पढ़ते आपने एक नई चीज़ और सीखी थी, क्या? कि सर एरिया एक स्केलर क्वांटिटी ना होके एक एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, याद है? तो एरिया क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी। ये कहाँ सीखा आपने? इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ते टाइम का। फिर वहाँ से हम जंप किए सीधे कहाँ पे? गॉस लॉ पे। तो गॉस लॉ पे फिर अपने गॉस लॉ भी क्या है? फ्लक्स से रिलेटेड ही है। तो गॉस लॉ ने क्या स्टेटमेंट दिया? किसी भी बंद सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स किसके इक्वल होता है? उसके अंदर रखे हुए चार्ज और उसकी परमिटिविटी के इक्वल। ये इस तरीके से होता है। तो ये गॉस ने लॉ दिया। इस गॉस लॉ और इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को दोनों को आपस में बराबर पुट करके इस तरीके से, ये इस तरीके से, ये वाली इक्वेशन इस्तेमाल करके मैंने आपको डिफरेंट शेप्स में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना सिखाया। हमने ये वाला यूज़ किया, ये वाला इक्वेशन यूज़ करके हमने इनफाइनाइट लॉन्ग वायर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया, हमने सिलेंडर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया, हमने प्लेन शीट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया। एक और होती है प्लेट पर मैं एक क्वेश्चन बना के अभी नेक्स्ट वही करने वाले हैं। ठीक है, हमने स्पेरिकल शेल पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया, हमने स्पेरिकल शेल के अंदर और बाहर दोनों जगह कैलकुलेट किया इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने सॉलिड स्फीयर पर भी अंदर और बाहर दोनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया। तो ये सारी चीज़ें हमने अभी तक के पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में पढ़ी है। ये एक फास्ट एंड फ्यूरियस जो है समरी थी पूरे चैप्टर की। अगर आप ब्रीफ में पढ़ना, अगर आपने 17 लेक्चर पहले अच्छे से देखे हों तो ये सारी चीज़ आपको समझ में आई होगी, वरना इनका कोई मतलब नहीं है। तो हमने आपको बता दिया कि क्या क्या पढ़ा है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। अब हम कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे और देखेंगे कि क्या है। मुझे एक बात हो रही है कि क्वेश्चंस का सीक्वेंस फिक्स नहीं है। ठीक है, कि ज़रूरी नहीं है कि मैं पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का क्वेश्चन कराऊँ देन इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन जैसे जैसे मेरे सामने आते गए हैं वैसे वैसे उन क्वेश्चंस को बना के मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन सीक्वेंस में हो चैप्टर वाइज, इसीलिए मैंने आपको पहले समरी बता दी कि ये समरी थी। अब आपको अंदाज़ा हो चुका होगा। तो मैं कहीं से भी पूरे चैप्टर में से कहीं से भी कोई सा भी क्वेश्चन पहले ला के रख सकता हूँ। ठीक है, तो बात करते हैं क्वेश्चंस की पहले। ठीक है बच्चों, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, ट्रिपल ई में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, बार बार मैं आपको टैग से नहीं बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन किस में आया हुआ है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो लेने वाले हैं वो ट्रिपल ई एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और वो सर ट्रिपल ई एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है तो आपने क्यों लिया? इम्पोर्टेंस इसलिए है इस क्वेश्चन की कि ये क्वेश्चन पिछले 7 बार पूछा जा चुका है। कितनी बार? 7 टाइम्स अलग अलग कंपटीशन एग्ज़ाम में अलग अलग फॉर्म में अलग अलग सीक्वेंस में पूछा जा चुका है। लेकिन यही क्वेश्चन 7 बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से रिलेटेड और ये आप कर चुके हो। ठीक है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आप कर चुके हो। तो क्वेश्चन ले दो। वैसे इस क्वेश्चन को कराने का कोई मतलब है नहीं, बट ये 7 बार आया तो मेरी भी आंखें फटी की फटी रह गई जब मैंने इसको देखा कि ऐसा क्वेश्चन 7 बार आ चुका है। अलग अलग एग्जाम में आ चुका है, एम्स में आ चुका है, ट्रिपल ई में आ चुका है, CPMT में आ चुका है, AIPMT में भी आ चुका है। ठीक है, फिर आपके BHU में आ चुका है, DU में आ चुका है।
इस तरीके से अलग अलग टाइम पर अलग अलग एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन था कि आपके 5 माइक्रोकुलाम और 5 माइक्रोकुलाम के 3 चार्जेस किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड्स पर वर्टेक्स पर इस तरीके से रखे हुए हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल की लेंथ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको क्या निकालना है, इस वाले इस वाले चार्ज पर नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है। फाइंड, यही था ना क्वेश्चन। एक बार मेरे को ऐसा लग रहा है कि कुछ डिफरेंट था, 1 मिनट में डेटा चेक कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, सेम क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। फाइंड नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज एट पॉइंट कैपिटल ए, यानी कैपिटल ए पे रखे हुए चार्ज पर नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपको कैलकुलेट करना है। फास्ट करेंगे, आपको अच्छे से पता है, ठीक है। तो इसमें डायग्राम को मैं एक बार और दोबारा से बना लेता हूँ, ठीक है। सिंपल सा बना लेता हूँ ऐसे। अब देखो, ए और बी के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कुछ ऐसा, एफ ए पर लगने वाला बी की वजह से, एफ ए बी। सी की वजह से ए पर लगने वाला फोर्स कुछ इस तरीके से, एफ ए सी। ये वेक्टर, ये भी वेक्टर, ठीक है। अब आपको अच्छे से पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये वाले एंगल भी कितना 60 डिग्री, ये वाला एंगल भी कितना 60 डिग्री, और ये वाला एंगल भी कितना 60 डिग्री। इक्विलेटरल है तो ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, तो सारे एंगल भी क्या होंगे 60 60 60। अब अगर ये भी 60, तो ये वाला ये वाला एंगल कितना है 60 डिग्री, ये वाला एंगल कितना है 60, तो इसके अपोजिट भी कितना 60, ठीक है। अब आपको अच्छे से पता है कि दोनों केसेस में एफ ए बी के लिए, एफ ए बी किसके लिए होगा, दिस एंड दिस, तो यहाँ पे चार्ज भी बराबर, डिस्टेंस भी बराबर। सेम केस, चार्ज भी बराबर और डिस्टेंस भी बराबर। ये भी कितनी है 10 सेंटीमीटर है, तो दैट्स वाई दिस इज। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी बराबर, चार्ज भी बराबर, डिस्टेंस भी बराबर, चार्ज भी बराबर, तो यहाँ से लगने वाला फोर्स और यहाँ से लगने वाला फोर्स आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। दैट मीन्स एफ ए बी इज इक्वल टू एफ ए सी। बोल हाँ या ना, दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो बच्चे ये क्वेश्चन जो है टाइम बचाने के लिए दिए जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन जितने भी दिए जाते हैं वो सब टाइम बचाने के लिए दिए जाते हैं। आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि जब दो फोर्स आपस में बराबर हो और उनके बीच में एंगल 60 डिग्री हो, तो उनका जो रिजल्टेंट है यानी नेट फोर्स वो √3 इंटू एफ होता है। बस इतना याद करो कि अगर दोनों फोर्स आपस में बराबर है और उन दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री है, तो उनके बीच का जो नेट फोर्स है, नेट रिजल्टेंट फोर्स जो आपको चाहिए वो क्या होगा, √3 इंटू एफ, ठीक है। एफ की वैल्यू बता दो, के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 और Q2 दोनों क्या है, सेम है। के की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, वैल्यू निकाल लेते हैं अब। बोलो 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 Q2, ये भी 5 माइक्रोकुलाम, ये भी 5 माइक्रोकुलाम, ये भी 5 माइक्रोकुलाम, 5 माइक्रोकुलाम, ठीक है। तो Q1 की वैल्यू भी कितनी है, 5 माइक्रोकुलाम इंटू 5 माइक्रोकुलाम, यानी कि Q1 और Q2 आपस में क्या है, बराबर है। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। Q की वैल्यू कितनी है, 5 माइक्रोकुलाम। इसे किस में कन्वर्ट करना है, कुलाम में। तो आपको अच्छे से पता है कि कुलाम में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसे क्या करूँगा, -6 से मल्टीप्लाई करूँगा। स्क्वायर है तो ऊपर स्क्वायर, R स्क्वायर। डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करो तो 10 इंटू 10 की पावर -2, ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। इसका भी स्क्वायर लिखना है, ठीक है। सोल्व कर लो आराम से। कितना हो गया ये, दैट इज़ 5 का 25, ओके, इंटू 9, पावर को सोल्व करते हैं अब एक बार। ये 10 की पावर -2, 10 की पावर -1 और ये -2, ऊपर जाएगा +2, ठीक है। ये हो गया -12 और +2 -10, 10 की पावर -1,
इसको सोल्व करोगे तो 10 की पावर -1, तो f की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपके पास 25 इंटू 9 कितना होता है 225 इंटू 10 की पावर -1 दैट इज बिकम 22.5। तो एक फोर्स कितना है 22.5, आपके पास दोनों फोर्स, तो दैट इज कितना है आपके पास 22.5। नेट फोर्स कितना होगा वैल्यू निकाल लो, नेट फोर्स होगा √3 इंटू एफ, √3 की वैल्यू बोलो 1.713, √3 की वैल्यू 1.713 एंड इंटू एफ की वैल्यू कितनी है 22.5। अब बच्चों कुछ नालायक से बच्चे और कुछ बेवकूफ़ बच्चे क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करने बैठेंगे, ठीक है, बट आपको इसमें कोई कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसने ऑप्शन कुछ इस तरीके से दिए हुए हैं 39 न्यूटन, बी 22.5 न्यूटन, सी 31 न्यूटन और डी रेंडमली कोई दिया है इसने 40 न्यूटन या 48 न्यूटन, ऐसा कुछ दिया हुआ था, ठीक है। अब बच्चे क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करने बैठेंगे। तो कैलकुलेट नहीं करना है, आपको अच्छे से पता है कि 1.713 किसके करीब है, लगभग 2, लगभग किसके आसपास है 2 के आसपास है। अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये लगभग आंसर आपका आना चाहिए 41 के आसपास। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आपका आंसर किस, अगर मान लो यहाँ 2 होता, इसको मल्टीप्लाई करते तो आंसर कितना था 45, इसको मल्टीप्लाई करते यहाँ 2 होता और यहाँ इसको मल्टीप्लाई करते तो आंसर कितना आता 45। अब यहाँ 2 से कम है तो आपका आंसर 45 से कम आना चाहिए, लेकिन 40 के अराउंड आंसर आ जाना चाहिए। 40 के अराउंड कौन सा आंसर है इसमें से, ए ऑप्शन, डायरेक्टली आप पर ए ऑप्शन को टिक कर देने का। अब उसने क्वेश्चन वाले ने आपको कंफ्यूज करने के लिए 22.5 भी यहाँ पे दिया हुआ है और 31 न्यूटन भी दिया हुआ है, तो ये दोनों ऑप्शन कंफ्यूज करने के लिए थे। द करेक्ट ऑप्शन इज 39 न्यूटन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कराने का मीनिंग बस मेरा इतना सा है ताकि आपको अंदाज़ा लग जाए कि कैसे शॉर्ट ट्रिक्स में से क्वेश्चन को सोल्व करें। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने की ट्रिक ये थी, चाहो तो कॉपी कर लीजिए, वरना ऐसा कोई खास ज़रूरी नहीं है, फिर भी मेरे हिसाब से तो आप कॉपी कर ले तो बेटर है, ठीक है। कॉपी कीजिए। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन कंफ्यूजिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था बच्चों, बिल्कुल थ्योरी के ऊपर बेसिस था, ठीक है। थ्योरी के ऊपर किस तरीके से बेसिस था वो देखते हैं। उसने क्या कहा नारायक ने, सुनो। अब अगर आपको ये क्वेश्चन था बच्चों गाउस के लॉ पर, अगर आपने गाउस लॉ का अच्छे से ख्याल रखा है, अच्छे से उसे पढ़ा है, तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। कितना था क्यू थी वैल्यू कितनी थी यार, ओके प्लस क्यू। कोई गॉसियन सरफेस दी आपने उसको, मतलब उसने आपको, उसमें आपने एक प्लस क्यू रखा और एक प्लस क्यू रखा, ठीक है। ये एक गॉसियन सरफेस थी जिसमें उसने 2 चार्ज रखे और तीसरा चार्ज उसने यहाँ कहीं गॉसियन सरफेस के बाहर रखा हुआ है। तीसरा चार्ज कहाँ रखा हुआ है, गॉसियन सरफेस के बाहर, ठीक है। उसने क्या बोला कि फाइंड नेट पासिंग फ्लक्स। मान लो इसका एरिया है डी ए या ए, इसका एरिया कितना है ए वेक्टर, पासिंग फ्लक्स फ्रॉम ए, ठीक है। मतलब इस पूरे एरिया से पास होने वाला फ्लक्स कितना है वो आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। बताओ कितना है पासिंग फ्लक्स, किसी भी गॉसियन सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स, गॉस लॉ से, किसी भी अप्लाई करो गॉस लॉ, किसी भी गॉसियन सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही है। अच्छा, अंदर कितना चार्ज है पूरे में, 1 2 3, कितने चार्जेस हैं 3, तो आंसर कितना होना चाहिए 3Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बोलो हाँ या ना। आंसर कितना होना चाहिए 3Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बोलो हाँ या ना। ये गलत है, ये गलत है। गॉसियन सरफेस हमेशा कैसी होती है, क्लोज्ड सरफेस। गॉसियन सरफेस कैसी होती है, हमेशा क्लोज्ड सरफेस। और गॉस लॉ तभी अप्लाई है जब आपका चार्ज
कहाँ रखा हुआ हो, गॉसियन सरफेस के अंदर रखा हुआ। तो गॉसियन सरफेस के अंदर कितने चार्ज हैं, ओनली 2 चार्ज हैं। ये तीसरा तो गॉसियन सरफेस के बाहर है, तो क्लोज्ड सरफेस कौन सी है, ये वाली। और इससे कितने चार्ज हैं, 1 और 2। तो यहाँ पर आंसर आएगा आपका 2q/ε। अब अगर एक बात मैं पूछूँ, ये तो इसका आंसर हो गया, लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ नेट चार्ज कितना है, इस पूरे सिस्टम का नेट चार्ज कितना है। नेट चार्ज ऑफ सिस्टम कितना है, क्यू नेट कितना है, नेट चार्ज कितना है, +q+q+q। नेट चार्ज जरूर +3q है, लेकिन गॉस लॉ के लिए, जहाँ पर आप गॉस लॉ अप्लाई कर रहे हो, उसके लिए जो चार्ज है वो 2q है। ठीक है, गॉस लॉ कहाँ अप्लाई होता है, बंद सरफेस पे। कहाँ अप्लाई होता है, बंद सरफेस पे। और बंद सरफेस क्या है, ये वाली। और इसमें कितने चार्ज हैं, 2q, इसलिए मैंने यहाँ पे 2q लिखा है। लेकिन इस पूरे सिस्टम को देखा जाए तो कितने चार्जेस हैं, 3 चार्ज, तो तीनों को ऐड किया है। ठीक है, इसे कॉपी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब जो आपने शीट की वजह से गॉस लॉ अप्लाई किया और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखा, शीट पर निकालना सीखा है, σ/ε0। यही होता है गधो, σ/2ε0 होता है। ठीक है, तो शीट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है, σ/2ε0। उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। अब उस नालायक ने बस कितना एडिटिंग किया देखना। ये वाले क्वेश्चन मैं आपको बहुत करवाए हैं, वापस से करवा रहा हूँ। देखो इसमें क्या कहता है वो, ये एक प्लेन शीट है। ठीक है, इसको उसने प्लस 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 प्लस, दैट इज प्लस प्लस, इस तरीके से प्लस 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 चार्ज उसने कर दिया इसको। ठीक है, इनफाइनाइट लॉन्ग वगैरह वगैरह जो भी है, अपने को उससे कोई लेना देना नहीं है। उसने क्या किया, इसको प्लस सिग्मा चार्ज से, इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है, प्लस सिग्मा। ठीक है साहब, अब क्या करें, उसे कहा है कि शीट से मैंने सिल्क की रस्सी लेकर और एक बड़े ही प्यार से एक मेटल की बॉल को, स्फेरिकल बॉल को इससे बाउंड कर दिया और देखा कि ये बॉल इस शीट से कितना एंगल बनाती है, थीटा एंगल बनाती है। कितना एंगल बनाती है, थीटा। तो मुझे एक बात बताओ कि इस थीटा पर ये सिग्मा किस तरीके से डिपेंड करता है। कहना क्या जाता है कि सिग्मा इस थीटा पर किस तरीके से डिपेंड करता है। यानी कि अगड़म बगड़म 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 ऑप्शन उसने दिए हुए हैं। सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। ऑप्शन नंबर बी, सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा। ऑप्शन नंबर सी, सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेन थीटा। एंड ऑप्शन नंबर डी, सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉट थीटा। ठीक है, 4 ऑप्शन थे, चारों मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। अब आपको बताना है कि सिग्मा इस एंगल पर किस तरीके से डिपेंड करता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको अच्छे से पता है कि इसके लिए जो सिग्मा है उसकी वैल्यू कितनी है, मतलब सिग्मा है और ये प्लेन शीट है, इसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, σ/2ε0। यानी कि इस बॉल पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा, σ/2ε0। कोई दिक्कत नहीं। कुछ इस तरीके के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए मैंने आपको हमेशा से एक पैटर्न सिखाया है। इसका एक मान लो इसका मास कितना है, स्मॉल m। इस बॉल का मास कितना है, स्मॉल m है। स्मॉल m है तो इसकी माजी नीचे लटक गई। इस रस्सी पर एक टेंशन डेवलप हो रहा होगा T। ठीक है, अगर मैं इस तरीके से एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल लाइन यहाँ ड्रॉ करूँ, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा। इसका इधर वाला कंपोनेंट T कोस थीटा, इसका इधर वाला कंपोनेंट T साइन थीटा। ठीक है, ये तो हो गया T साइन थीटा। अब ये शीट, ये प्लस शीट है, तो ये बॉल मेरी इस तरफ से जा रही है। बॉल मेरी क्या बना रही है, इस तरीके से एक एंगल बना रही है। यानी कि क्या कर रही है, ये शीट इस बॉल को रिपेल कर रही है। रिपेल कर रही है तो एक फोर्स से धक्का दे रही है। तो इस शीट की वजह से इस बॉल पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। हाँ, अगर अच्छा इस शीट की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, इस शीट की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, क्यों, क्योंकि प्लस चार्ज है और प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, दूर होगा।
प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा दिखाई देगा, दूर जाता हुआ दिखाई देगा, यानी फोर्स भी इधर ही और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही। तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो इस पर कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है, तो इस बॉल पर लगने वाला कुल फोर्स कितना होगा, F इक्वल टू क्यू इंटू, ये मैंने आपको लिखवाया हुआ है। आ जाओ अप्लाई करते हैं। बैलेंसिंग हेलो माँ जी, किससे बैलेंस हो गई, टी कोस थीटा से। टी कोस थीटा से तो आपकी माँ जी बैलेंस हो गई, बोलो हाँ या ना। ओके, टी साइन थीटा से एफ बैलेंस हो गया, टी साइन थीटा से एफ बैलेंस हो गया, और एफ की वैल्यू आपने क्यू इंटू ई बोला। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन दे दो, फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड कर दो, टी से टी कट, साइन अपॉन कॉस टेन थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्यू इंटू ई अपॉन नीचे क्या रह गया एम जी, साइन अपॉन कॉस कितना बन गया टेन थीटा, इजिकल टू क्यू इंटू ई अपॉन एम जी। सब कुछ सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह वगैरह। इस प्लेन शीट की वजह से इस बॉल पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस शीट की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे ई की जगह क्या रख दूँ, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट रख दो। तो टेन थीटा क्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन एम जी। मैंने क्या किया, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह क्या रखा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट रखा। अब यहाँ से आप अच्छे से पता लगा सकते हो। देखो भाई, बॉल का मास कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन वो भी कांस्टेंट, बॉल का मास कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, चार्ज कांस्टेंट। सिग्मा किस पे डिपेंड कर रहा है डायरेक्टली, टेन थीटा पर। सिग्मा डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा है, टेन थीटा पर। सो टेन थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, सिमिलर सी, दैट इज करेक्ट ऑप्शन। खत्म, द रेस्ट इज फिनिश। कौन सा हार्ड क्वेश्चन लगा भाई ये, और ये आया हुआ है आपके एम्स और ट्रिपल ई दोनों एग्जाम में, ये आपसे पूछा गया था। कौन सा हार्ड है भाई, इजी क्वेश्चन है ना, बस आपको कंसेप्ट अप्लाई करना है। अब देखो, इसमें आपने 2 जगह कंसेप्ट अप्लाई किया, या मेरी माने तो 3 कंसेप्ट अप्लाई की, ठीक है। कैसे कैसे सर, एक तो आपने अप्लाई किया प्लेन शीट का, है ना, यानी गोस लो। एक तो आपने प्लेन शीट यानी गोस लो वाला अप्लाई किया, जो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दूसरा, आपने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स कैसा लगता है, F इक्वल टू क्यू ई, दूसरा हो गया। तीसरा, ये जो मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में पैटर्न सिखाया था, याद है, पेंडुलम का, इसका टाइम पीरियड भी निकालना सीखा था हमने, है ना, इस तरीके से कंपोनेंट लेके सोल्व करना सिखाया था। तो 3 कंसेप्ट एक ही क्वेश्चन में लगाया उसने, ठीक है। बस इतना सा, हाँ, इस वजह से ये हार्ड क्वेश्चन हो गया, बाकी कोई हार्ड नहीं था, सिंपल। उसको वही आपने कंपोनेंट लेना सीखा, वही ये सारा काम टेन थीटा वगैरह ये सब काम आप पहले ही कर चुके हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में, है ना। बस आपने क्या किया, अब यहाँ पे ई की वैल्यू आपको पहले पता नहीं थी, अब ई की वैल्यू पता लग गई, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आपने यहाँ रख दिया, बाकी खत्म, सारा खेल खत्म। अगर मान लो यहाँ से आप सिग्मा की वैल्यू पूछता है तो वो भी निकल जाती है आपसे, ठीक है। तो क्वेश्चन में अगर नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन रिपीट होता है तो वो क्या करेगा, आपसे सिग्मा की वैल्यू निकालने को बोलेगा। तो सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस 2 एप्सिलॉन नॉट को भी इधर लेके चले जाओ, एम जी को भी इधर लेके चले जाओ, क्यू को नीचे डिवाइड कर दो, सिग्मा की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, जितने भी इजी क्वेश्चन थे वो आज हम डिस्कस कर चुके हैं, और कुछ क्वेश्चंस जो थे वो हम हमारे लेक्चर के दौरान ही जो है उसको डिस्कस कर चुके हैं। अब जो लेवल आएगा वो थोड़ा सा हार्ड लेवल होगा बच्चों क्वेश्चंस का, तो हम नेक्स्ट इम्पल्स सीरीज पार्ट 2 में हम उन हार्ड क्वेश्चंस को करेंगे और कुछ पिछले ट्रिपल ई के क्वेश्चंस को भी सोल्व करेंगे, ठीक है। तो आप इन्हीं क्वेश्चंस के बिहाफ पर एक बार आपको आइडिया हो गया होगा कि इम्पल्स में क्या चलने वाला है। तो आप सभी क्वेश्चंस को रिवाइज़ कर लीजिए, सभी टॉपिक्स को रिवाइज़ कर लीजिए, कहाँ कहाँ कौन कौन सा कंसेप्ट यूज़ होता है उन सभी को आप एक बार देख लीजिए, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए आपकी आज की क्लास डिसमिस करते हैं। पढ़ते रहिए और पढ़ाते रहिए।